तो एक बार देखो बच्चों, शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा पोस्ट अकाउंटिंग। पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा गो थ्रू करूंगा और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप समझो। देखो बच्चों, ये ना दो वर्ड से मिलकर बना है, कोस्ट और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन कोस्ट हमारे लिए अभी आया है वर्ड, हालांकि सुना हुआ होता है, लेकिन अब अच्छे से हम इससे गो थ्रू हो जाएंगे। इन्होंने जो कोस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है, फिर मैं आपको कोस्ट की अलग बताऊंगा, अकाउंटिंग की अलग बताऊंगा, मिक्स कर लेंगे। कोस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो सीए इंस्टीट्यूट दे रहा है वो सिर्फ इतना लिख रहा है, कोस्ट अकाउंटिंग इज सिस्टेमेटिक वे टू असर्टेन कोस्ट, कोस्ट का पता लगाने के लिए, टू असर्टेन कोस्ट एंड टू कंट्रोल कोस्ट। आपको हैरानी होगी कि पूरी कोस्ट में इन दो के अलावा हम कुछ सिखाने ही नहीं वाले, लेकिन ये दो बहुत बड़ी चीज है। एक तो कोस्ट का पता लगाना और दूसरा कोस्ट को कंट्रोल करना। मतलब कोस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टेमेटिक वे है दो चीजों के लिए, एक तो कोस्ट का पता लगाने के लिए और दूसरा कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो किस वे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी कॉस्ट नहीं पता लगाएंगे तो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट, और वो भी एक्यूरेट। पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। सब फील्ड का मतलब होता है जब बिजनेस आपका बड़ा हो जाता है तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब फील्ड है, ब्रांच है अकाउंटिंग की। ये उन बड़े बिजनेसेस में यूज होता है जहां उनको नॉर्मल सा प्रॉफिट ऐड करना है अपनी कॉस्ट में। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेंगे, और अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी कंपटीटर मार्केट में आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के केस में उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीजन क्या है, आप मास क्वांटिटी बेच रहे हैं, वो कैसे आपसे कम पे आ जाएंगे। तो उस इंडस्ट्री के केस में जो एक तरह से डोमिनेट करते हैं बिजनेस, बड़े बिजनेस है, वो क्या जानना चाहते हैं, अपनी बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट। कोई पूछे किस लिए डिटरमाइन करनी है, आप कहेंगे टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, और वो आप मानकर चलो एक्यूरेट कॉस्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज है टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपको कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक वे टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। कोई पूछे कॉस्ट क्यों पता करनी है, तो आपका आंसर होगा कॉस्ट का पता हमें करना होता है ताकि हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकें। तब मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बताना। फिर पूरे चैप्टर में यही सीखते रहेंगे, क्योंकि आपसे कोई पूछे कॉस्ट पढ़ रहे हो, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे इसमें दो ही काम होते हैं, कॉस्ट का पता लगाया जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब कॉस्ट कंट्रोल को आप समझने की कोशिश करना क्या होता है। मान लो आपने अभी अभी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें ऑलरेडी कोई बंदा डोमिनेट कर रहा है, आप चाहते हो कि हम उस प्रोडक्ट में डोमिनेट करें, हमारा प्रोडक्ट उससे ज्यादा बिके। तो आपको पता है कि अगर मार्केट में हम उससे कम में बेच दें तो हमें मार्केट मिलने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि हम क्वालिटी वही देंगे, बस उससे प्राइस कम लेंगे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट से कम आए। तो मान लो आपको किसी तरह से उसके इंटरनल अकाउंट्स पता लग गए और आपको पता लग गया कि उसको कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ रही है। अब आप चाहते हो कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट उससे कम आए, तो क्या कोई ऐसे भी तरीके हैं जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो आंसर है यस। आप मानकर चलो बच्चों, साइंटिफिक वे हैं जहां पर आपकी कमियां हैं उनके ऊपर काम करके कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है, कम। अगर आप ऑलरेडी साइंटिफिक वे यूज कर रहे हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे, मतलब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपने एक प्रोडक्ट की टोटल जो रॉ मटेरियल है उसकी 10 लाख यूनिट खरीदनी है, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है। 10 लाख एक बार में खरीद लो, 5-5 लाख करके 2 बार में खरीद लो, 2.5-2.5 लाख करके 4 बार में खरीद लो, 1-1 लाख करके 10 बार में खरीद लो, 10-10 हजार करके आप 100 बार में खरीद लो। तो आपके पास वेरियस वे है।
तो क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ भी मंगवा ले? नहीं, उसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसको राइट क्वांटिटी बोलते हैं। अगर आप उस पे मंगवाएंगे तो आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम पड़ेगी। तो वो साइंटिफिक वे आपको सिखाने वाले हैं वो, जिससे बिना क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट किए आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर चैप्टर पे जहां जरूरत होगी, आप समझो कॉस्ट कंट्रोल भी सिखाएंगे, कॉस्ट का पता करना भी और कॉस्ट को कंट्रोल करना भी। तो कोई पूछे कॉस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी होती है? अब मान लो हम प्रोडक्ट में डोमिनेट करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस घटाना चाहते हैं, कैसे घट जाएगा बिना कॉस्ट कम किए? तो कॉस्ट में जहां आपको लगेगा कि साइंटिफिक वे लगाकर कॉस्ट को कम किया जा सकता है तो आप वहां यूज करेंगे। तो वो जो सिस्टम आप लगा रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही सिखाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा पर्पस क्या होता है? पहला कॉस्ट का पता लगाना और दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये पहले, अब मैं इनको अलग अलग करके समझाता हूं। मेरे से कोई पूछे कोस्ट क्या होती है, आप एक बार खाली कोस्ट बताओगे तो आपका आईसीआई कोस्ट के बारे में क्या कहता है? कहता है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या हम कोई सर्विस देते हैं तो जो जेब से खर्च होता है प्लस जो उसके हिस्से का माना जाता है वो सब उसकी कॉस्ट होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस देते हैं, मैं कोस्ट का मीनिंग लिख रहा हूं, कोस्ट का कोई मीनिंग पूछे कि कोस्ट क्या होती है एक बार बताओ। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप यहां लिखेंगे एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन, इनकर्ड का मतलब खर्च होना होता है बच्चों, स्पेशली उसके लिए। एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन एंड एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है उसके हिस्से का मानना, टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट। जब कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर आप कोई सर्विस देते हैं, उससे रिलेटेड आपकी जेब से जो पैसे लगते हैं प्लस उसके हिस्से के जो माने जाते हैं, वो दोनों मिलाकर उसकी क्या बन जाती है? कॉस्ट। बच्चों मान लो मैं यहाँ पर एक बैच और स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप मानकर चलो मैं जो अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ प्लस उनको जो मटेरियल दे रहा हूँ वो खर्चा आप मानकर चलो, पहले तो मेरी जेब से जो लग रहा है, जो मैं उनको मटेरियल दूंगा वो मेरा अमाउंट इनकर्ड है। और अगर ये जगह मेरी रेंटेड हो तो जो रेंट का हिस्सा है, अपनी है तो जो डेप्रिसिएशन का हिस्सा है वो मैं उनके हिस्से में जो लगाऊंगा चेक करने के लिए कि मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो उनको ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको उसकी क्या बोला जाएगा? कॉस्ट। मतलब जो अमाउंट आप स्पेशली खर्च करते हो प्लस जो उसके हिस्से का मानते हो, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल उसकी क्या बोला जाता है? कॉस्ट। तो आप एक बार दोबारा ध्यान से समझना बच्चों। पहली बात, कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरे से कोई पूछे क्या होती है तो मैं कहूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टेमेटिक वे है टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। और दूसरे नंबर पे मेरे से कोई पूछे कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मैंने कहा कोई भी अमाउंट जो किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए खर्च किया जाता है प्लस जो उसके हिस्से का माना जाता है उसका सम उसकी कॉस्ट बोला जाता है। और कोई पूछे अकाउंटिंग क्या होता है तो पहले तो आप डेफिनेशन बोल देंगे कि अकाउंटिंग जो है वो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। लेकिन वो कहे यार ये डेफिनेशन नहीं, सीधा बता होती क्या है? आप कहेंगे एक सिस्टेमेटिक वे। बच्चों आप सबको पता है डेबिट क्रेडिट एडलेस होता है, लुकास पेसियोलो ने उसकी खोज की होगी कि उससे पहले लोग हिसाब ही नहीं करते थे। हिसाब तो पहले भी होता था, पहले उसकी जगह एडलेस होता था, सिस्टेमेटिक नहीं था, उन्होंने उसको क्या कर दिया? सिस्टेमेटिक कर दिया। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक सिस्टेमेटिक वे है जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लेना है। मेरे से कोई पूछे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ, तो मैंने कहा इनके अकॉर्डिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टेमेटिक वे टू, किस चीज, दो चीजों को पता करने के लिए होता है, टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता कराने का और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का सिस्टेमेटिक वे क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग के लिए आगे से याद रख लो बस एक सिस्टेमेटिक वे है। ये नहीं है कि जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं जानते वो अपनी कॉस्ट नहीं पता करते, पता कर लेते हैं वो लोग भी, बस उनके जो वे हैं उनको एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। देखो बच्चों मैं यहाँ फर्नीचर वाली दुकान पे जाता हूँ, मैंने उससे कहा भैया एक टेबल बनवाना है, मैंने उसको ये फोटो खींच कर दिखाया तो वो थोड़ी देर लेगा 15-20 मिनट और मेरे को बोलेगा कि इतने रुपए में तैयार कर देंगे। उसने कैसे किया ये?
उसने अंदाजा लगाया कि मेरा बोर्ड कितना लगेगा, मेरी सनमाइका कितनी लगेगी, मेरा लेबर कितनी देर लगाएगा, वो सब क्या लगा रहा है, अंदाजा। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बता रहा है कि मैं इतने रुपए में तैयार करके दे दूंगा। अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा जानता है, बस उसका वे सिस्टेमेटिक नहीं है, वो सब अंदाजे पे चलता है। यहाँ हमारे को वो सिखाएंगे चीजें। ये बात समझ आ रही है तो बताओ बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कोई पूछे तो आंसर सिर्फ इतना ही है, और कोई डेफिनेशन सीए इंस्टीट्यूट दे ही नहीं रहा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक वे टू असरटेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। पूरी कॉस्ट में इससे इधर से भी उधर हूं तो बताना। अब मुझे अगली चीज बतानी है बच्चों, ये तो हो गया कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में। अब मैं चैप्टर पे आता हूं। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले एक आसान सा चैप्टर शुरू कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हमें एक बार पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानने को मिल जाएगा। उसके बाद जब चैप्टर करेंगे तो हमारे से आसानी से हो जाएंगे। और फिर थोड़ा सा पढ़ा हुआ चैप्टर भी है, इन द सेंस आपने किसी और सेंस में पढ़ा है और यहाँ किसी और रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। देखो, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसी के पैरेलल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है, और आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे? कॉस्ट निकाली, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट घटाई और क्या निकल आया? प्रॉफिट। लेकिन ये जो दोनों प्रॉफिट है ना, ये डिफर करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि एक ही चीज प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमने दो वे फॉलो किए, तो आंसर वेरी क्यों किया? क्या ऐसा हुआ कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से डिफर कर गया? जैसे आपका बैंक में करंट अकाउंट है, बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं पासबुक, आप उसी के लिए मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, दोनों का फिर बैलेंस नहीं मैच कर रहा। तो आप जानना चाहते हो क्यों? ये इस चैप्टर से मैं सारा समझा पाऊंगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग एक साथ। फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आता रहेगा कि हम चैप्टर किस रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। मतलब आप समझने की पहले कोशिश करना। वहां हमने पढ़ी है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अब हम यहां पढ़ेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो रिकंसाइल करती है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को। तो मैं पहले अभी आपको एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियस टर्म सिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि कॉस्ट में करते कैसे है। बच्चों, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं फर्नीचर वाली शॉप पे गया, मैंने उसको कहा भैया ये टेबल बनाना है। उसने टेबल बनाने से पहले उसकी कॉस्ट निकाली, टेबल बनाने के बाद नहीं। उसने कहा एक बार काम होने दो, बन जाएगा, उसके बाद सेलिंग प्राइस बता दूंगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों कर नहीं सकता? क्योंकि मेरे को उसके अलावा और पर्सन से भी रेट ट्राई करना है। तो मुझे जब वो बताएगा कितने में तैयार करूंगा, तभी तो मैं फाइनलाइज करूंगा। तो इसका मतलब उसको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी? एस्टिमेट करनी पड़ेगी। उसका एस्टिमेट और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एस्टिमेट होता है उसमें फर्क होता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से चलते हैं, एक सिस्टम है इनका। लेकिन अंदाजा तो यहां भी लगाया जाता है, क्योंकि उसको पहले कॉस्ट पता करनी है, उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, बाद में चीज बनेगी, पहले उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले काम हो गया उसके बाद उसकी कॉस्ट, वो तो पोस्टमार्टम वाला काम हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। कॉस्ट हमेशा पहले प्री डिटरमाइंड की जाती है। तो उस केस में जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें बच्चों एक्चुअल वाले लिखे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से फिगर लिखे जाते हैं? जो एस्टिमेटेड है, उनके अकॉर्डिंग मटेरियल जितना लगना है वो तो उतना ही लगेगा। देखो बच्चों, मुझे पर बुक की कॉस्ट पता होती है। मान लो मेरे को बच्चे को तू पूरे कोर्स के दौरान 5 बुक देनी है, तो उसकी कॉस्ट में तो इधर उधर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल कहाँ अलग होगा? जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अंदाजा लगाया और वो मेरे से थोड़ा डिफर कर गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आएगा, लेकिन मेरा अंदाजा हो सकता है थोड़ा क्या हो जाए कि जितनी यूनिट मैं सोच रहा था उससे ज्यादा चल गई, पीछे रेट इन्फ्लेट हो गया। तो वो कोई भी रीजन हुआ, मेरी कॉस्ट से जितनी मैंने सोची थी उससे थोड़ी क्या कर गई? डिफर कर गई। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल रिजल्ट लिखे जाते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखे जाते हैं? एस्टिमेटेड। इसलिए दोनों का प्रॉफिट क्या करता है? वेरी। तो एक बार मैं पहले रिकंसिलेशन से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी समझाने जा रहा हूं। इसमें बच्चों जब ज्यादातर चैप्टर पढ़ेंगे, कॉस्ट पता करने के लिए एक कॉस्ट शीट बनेगी। आप बच्चों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था बच्चों? एक बार आप याद करो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट था जो आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया। सिमिलरली यहाँ कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये कम से कम 5 चैप्टरों में आपका यूज होगा एज इट इज। तो बच्चे के लिए बड़ा काम का है। एक तो कॉस्ट शीट अपने आप में चैप्टर भी है। देखो बच्चों, कॉस्ट में ना
हम जो कोस्ट की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे होती है डायरेक्ट कोस्ट, जिसमें तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई पूछे कि कोस्ट में डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जो खर्चा कोस्ट में पर यूनिट आइडेंटिफाई हो जाता है, एक यूनिट बढ़ेगी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट कोस्ट कहते हैं, जिसको आप सीधे में प्राइम कोस्ट भी कह सकते हो। अगर मैं प्राइम कोस्ट को डायरेक्ट कोस्ट कह दूं तो गलत नहीं होगा। और कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट कोस्ट का मतलब, आप कहेंगे जिस कोस्ट को एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो डायरेक्ट कोस्ट है। कोई भी कोस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाई हो सकती है कोस्ट अकाउंटिंग में, वो डायरेक्ट कोस्ट है। डायरेक्ट कोस्ट में इनएक्यूरेसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि हम बुक्स देते हैं, मेरे से आप पूछ लो एक एक बच्चे की हमें बुक्स के रिगार्डिंग क्या कॉस्ट पड़ती है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता सकता हूँ। लेकिन जो बाकी के खर्चे हैं जो पर स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं होते, उनके हिस्से में डाले जाते हैं, उनमें अंदाजा होता है। ये अंदाजा भी हो तो भी एक्यूरेट है, क्योंकि हम तो बुक्स प्रिंट कराते हैं, वो हमसे पर पेज लेते हैं, तो हमें बुक का सारा पता है कि एक बच्चे के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के सम को क्या बोलते हैं? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये तीनों दे रखे होंगे, वो हमसे कोस्ट शीट बनवाए। अब इसके जस्ट बाद इसके फॉर्मेट में आता है बच्चों फैक्ट्री के खर्चे। तो इसके लिए ये ओवरहेड्स वर्ड लिखता है, जो इनडायरेक्ट खर्चों के लिए वर्ड यूज होता है। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे और सेलिंग के इनडायरेक्ट खर्चे। तो सबसे पहले क्या ऐड होते हैं बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये अंदाजन होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। आप सोचेंगे एस्टिमेटेड क्योंकि पहले डिटरमाइन किए जाते हैं। तो और एक और भी कारण है ना इसके पीछे। मैं ना बच्चों आपको ऐसे पूछा बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि हाँ अंदाजा क्यों लिखा है मैंने। जैसे मान लो आप बच्चों ने मेरे को कहा सर हमें ना घुमा के ले आओ 2 दिन 3 दिन का टूर, क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें भी चाहिए होता है कि माइंड रिलैक्स हो, और एकेडमी की तरफ से जाएंगे तो पेरेंट्स हेलो कर देंगे, तो आप एक बार हमारा एक टूर बनवा दो। मैं भी इंटरेस्टेड था, मैंने कहा चलो आप बच्चों को टूर करा कर आते हैं। अब आप बच्चों से हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लेना था जो घूमने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या अंदाजा लेंगे कि हम एक बस लेकर जाएंगे, तो वो बस वाला कितने पैसे लेगा, वहां जहां जहां जाना है, जहां एंट्री टिकट है, वो खाने का, हम सारा क्या लगा रहे हैं यहाँ बैठे? अंदाजा, क्योंकि वहां खर्चा एक्चुअल में होगा। फिर हमने जो अंदाजा लगाया उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया, तो एक स्टूडेंट के हिस्से की कंट्रीब्यूशन आ गई, जो कि इनडायरेक्टली उसकी कॉस्ट भी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, जितने हमने स्टूडेंट सोचे थे उससे कम या ज्यादा हो जाए, और कई कॉस्ट उसके अंदर फिक्स है। तो जब हम ओवरहेड आपको सिखाएंगे ना, तो सिखाएंगे कि ये सिर्फ अंदाजा है, एक्चुअल वाला इससे डिफर कर जाता है। अब इसके डिफर करने के कारण क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल में वाला लिखा हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेट वाला लिखा हुआ है, तो दोनों के प्रॉफिट क्या कर जाते हैं? वेरी कर जाते हैं। यहाँ आपने अंदाजे वाला लिखा हुआ है और वहां कौन सा लिखा हुआ है? एक्चुअल वाला, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट साल के एंड में बनता है, जर्नल लेजर करने के बाद वहां एक्चुअल फिगर लिखे जाते हैं और यहाँ एस्टिमेटेड फिगर लिखे जाते हैं। तो इसमें हम ये समझ पा रहे हैं अच्छे से कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो कॉस्ट निकाली जाएगी वो हमेशा एस्टिमेटेड होगी। अगर आप पुरानी कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, उसको फ्यूचर के लिए निकाल रहे हैं कि आप फ्यूचर में सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं, मान रहे हैं कि जो कॉस्ट पास्ट में आई है वही फ्यूचर में आएगी, कुल मिलाकर वो हमेशा डिटरमाइंड आगे के लिए की जाती है, इसलिए उसको प्री डिटरमाइंड या एस्टिमेटेड बोलते हैं। तो आपको उसके बाद क्या ऐड करना होता है? फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री के खर्चे को ऐड करने के बाद इसको नाम देते हैं बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम है जो बहुत फेमिलियर है, वर्क कॉस्ट। मैं साथ साथ बताता रहूंगा। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए वर्ड यूज होता है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद इसमें सेलिंग के खर्चे ऐड होते हैं। आप सोचेंगे इसका यूज क्या है? बच्चों अभी कोस्ट शीट तक पहुंचते पहुंचते सब समझ लेंगे। मैंने अभी इसको सिर्फ एक कारण से बताया है, सिर्फ एक कारण, कि आपको पता रहेगा कॉस्ट एक तो प्री डिटरमाइंड होती है, अंदाजा लगाया जाता है। और अब इसके बाद एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, कॉस्ट में बच्चों काफी सारे खर्चों को इग्नोर किया जाता है ये कहकर कि उसका हमारी कॉस्ट में क्या लेना देना है, तो इसके कारण भी प्रॉफिट क्या हो जाता है? वेरी कर जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, हमारे गोदाम में आग लग गई,
50,000 रुपए का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, एबनॉर्मल लॉस। मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट को कहा कि वो नुकसान हो गया। कहता फिर हम क्या करें? मैंने कहा हम क्या करें, कॉस्ट में लिखो। कहते ये एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्ट का पार्ट थोड़ा बनेगा। मैंने कहा फिर? कहते ये हम नहीं लिखते, ये तो फाइनेंशियल वाले लिखेंगे, उनके अकॉर्डिंग है नो लॉस। आपने चैरिटी की, डोनेशन किया, आप यूं समझो कि जो फाइनेंशियल आइटम है जिनका कोस्ट से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो यहां लिखा ही नहीं जाता, तो प्रॉफिट तो डिफर करने हैं। मतलब बड़ी सारी आइटम ऐसी होंगी जो सिर्फ कहां लिखी जाती हैं, कोस्ट में लिखी ही नहीं जाती। तो इसलिए कोस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। और फिर देयर इज ए नीड ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसी कारण से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक बार मैं बढ़ता हूं आगे। तो ये बच्चों आपका कोस्ट शीट, मेरे को पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता है। और वो अभी हमारे इस चैप्टर का मैटर भी नहीं है, सब्जेक्ट भी सिर्फ हमारा कोस्ट अकाउंटिंग है। वो तो रिकंसिलेशन उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है सिलेबस में, ताकि बच्चे को समझ आनी चाहिए कि जब वो कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टोटली डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिजल्ट आएगा, कोस्ट अकाउंटिंग का रिजल्ट उससे डिफर करेगा। और वो अब आपको ये सिखाएंगे कि किन किन कारणों से प्रॉफिट डिफर आता है। अगर एक के प्रॉफिट से चले और उन डिफरेंसेस जो फिगर हैं वो लिख दे, तो दूसरे के प्रॉफिट पे हम पहुंच जाएंगे। जैसे बीआरएस में करते थे, सेम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। 10 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, और देखना कितना आसान लगेगा, एक बार बस ले पकड़ने की देर है। अब एक बार देखो बच्चों, अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो मैं अभी रिपीट भी कर दूंगा। इसके बाद बनती है हमारी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो समझाता हूं पहले। रिकंसिलेशन स्टेट, तो मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं बच्चों, ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ये है क्या। ये चैप्टर का हमारे नाम है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आपसे कोई पूछे क्या होती है, तो आप कहेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है बच्चों मिलाना। द प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग विद, किसके साथ रिकंसाइल करती है, प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग विद प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट। इन दोनों को रिकंसाइल करती है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग विद प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब वो रिकंसाइल ही समझाना है, तो पहले आपको 5 रीजन बताऊंगा इन दोनों के डिफरेंस के, वही तो लिखने होंगे। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कोजिस ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ऑफ बोथ सिस्टम। जैसे वहां पर हम नहीं करते, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपके बैंक चार्जेस है सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है। ऐसे ही यहाँ पर अभी 5 डिफरेंस के रीजन हैं। आप जब वो समझ जाएंगे तो पहली चीज, कोजेज ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ बोथ सिस्टम। पहला डिफरेंस बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला कि आइटम्स कुछ सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखी जाती हैं, तो एक बार पहले नंबर पे लिख रहा हूं, आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। बहुत सारी आइटम्स होंगी जो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखी ही नहीं जाती। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, एक एक करके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। लॉस बाय थेफ्ट ऑब्लिक फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट बेची, लॉस हो गया। पोस्ट वाले कहेंगे हम क्या लिखें, हमारा प्रोडक्ट बनाने में इसका क्या लेना देना है, चैरिटी और डोनेशन। क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट है ना, उसमें सारे खर्चे लिखे जाते हैं, चाहे कुछ भी हो।
यहाँ वो सिर्फ उन्हीं को लिखेगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस देने में कॉस्ट आती है, वो उसके अलावा वाली आइटम्स को नहीं लिखेगा, वो मना कर देगा उसको लिखने से। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हो गुडविल रिटर्न ऑफ, कि हमने बिजनेस खरीदा था, साथ में उसकी गुडविल खरीदी थी और वो राइट ऑफ कर रहे हैं, तो कॉस्ट वाले कहेंगे इसका हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या लेना देना है, तो उसमें वो कंसीडर्ड नहीं होगा। सिमिलरली आपने मेरे से कहा कि अगर मान लो जानकर ये क्वेश्चनों में देगा ना, ट्रांसफर टू, कोई भी आप रिजर्व या प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, ये यहां नहीं बनते, इनके लिए कोई स्कोप नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। आइटम ओनली रिकॉर्डेड इन। इसी तरह से आपने मेरे को कहा इनकम टैक्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये मानकर चलो बच्चों आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में आते ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाती बार कॉस्ट से इनका क्या लेना देना है। इनकम टैक्स ना बच्चों प्रॉफिट पे लगता है। आप याद करो तो जब आपने 12वीं में अकाउंटिंग पढ़ा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स आता है, तो मतलब वो किस पे लग रहा है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसके ऊपर, तो वो कॉस्ट कैसे हो सकता है किसी चीज की, तो कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में तो वो नहीं लिखा जाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा, हमें वो बच्चों इस तरह से इंफॉर्मेशन देगा, आपको यहाँ ऐसे लिख देगा। अब देखो अगर आप तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, फिर वो बताता जाएगा। अभी मैं सबको बताऊंगा, तो जैसे देख रहे हो ना, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये अब आपके फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं। कैसे, अभी वही तो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट वाले कहेंगे इसमें हमारा लेना देना ही क्या है, ये कैसे कॉस्ट से कनेक्टेड है, तो वो टोटली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे अब मान लो आपको बच्चों कुछ इनकम के एग्जांपल है, तो मैं तो मिक्स ही करके समझाऊंगा ना कि आइटम रेंट रिसीव्ड, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, बताओ कॉस्ट अकाउंटेंट किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा है, वो क्यों कंसीडर करेगा इसको। आप मान लो फर्नीचर की फैक्ट्री चला रहे हो, फर्नीचर की कॉस्ट निकालते हो, तो फर्नीचर की कॉस्ट में रेंट रिसीव्ड का क्या लेना देना। आप कहोगे ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे ही नहीं जाते। आप देखो ना फॉर्मेट में कहाँ इनकम के लिए जगह थी ही नहीं, सारी कॉस्ट कराई, नीचे सेल लिखी, डिफरेंस किया, प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब जो चीज पहले पी एंड एल के क्रेडिट में लिख कर आए हैं वो तो कॉस्ट में आएगी ही नहीं। वो कहते बिल्कुल नहीं आएगी, कॉस्ट में नहीं। अब हमारे को ये कंसेप्ट भी तो बन रहा है ना कि कॉस्ट में कौन सी चीजें इग्नोर होंगी, ये वाली चीजें कॉस्ट में आनी ही नहीं है। और भी बहुत सारी, इवन बैड डेट तक को कॉस्ट में नहीं लिखा जाता। प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ साथ मैं, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ, जैसे ये प्रोविजन है, मैं यहाँ बैड डेट भी लिख देता हूँ। आपसे कोई पूछे बैड डेट, मैंने कहा ये ना उधार पे जो सामान बेच रखा था ना, तो कुछ डेटर से पैसे रिकवर नहीं हो रहे, तो वो कहते हैं उसमें हमारी कॉस्ट का क्या लेना देना। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट का इससे क्या लेना देना है कि आपके कुछ पैसे उधार दिए हुए डूब गए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको एबनॉर्मल लॉस मानकर इग्नोर किया जाता है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना तो कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से तो डिफर कर जाएगा। तो ये वो आइटम है जो सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों, आपको मैंने अभी क्या कहा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या शो करती है। आप कहोगे दो चीजें, कॉस्ट का पता लगाना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। आपको पता है बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल की कहानी ही यहीं से शुरुआत होती है, जब हम अपनी कॉस्ट को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं और हम पाते हैं कि उसकी कॉस्ट हमसे कम आ रही है, तब हमें होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज है जो हमारी कॉस्ट उससे ज्यादा आ रही है, और अब हम उस कॉस्ट को कम करने पे लगते हैं। तो मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ एग्जाम्पल देकर बताना। बच्चों मान लो मेरा एक कंपटीटर है, जैसे मैं एकेडमी चला रहा हूं, उसकी जगह रेंटेड है, मेरी जगह अपनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको कॉस्ट क्या पड़ती है पर स्टूडेंट, और फिर मैं अपनी कॉस्ट को कंपेयर करूं। तो उसकी जगह रेंटेड है, अच्छा खासा रेंट जा रहा है, मेरी जगह अपनी है। तो मैंने अकाउंटेंट से कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ना नोशनल रेंट चार्ज कर दो। कहता मतलब, मैंने कहा जो रेंट वो दे रहा है उसको अपनी कॉस्ट में लिख, और डेप्रीशिएशन मत लिखियो। कहता है क्यों, मैंने कहा मुझे ना एक बार उससे अपने अकाउंट्स कंपेयर करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल सेपरेट बनती है, उसका आपके फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल में तो डेप्रीशिएशन ही लिखा जाएगा क्योंकि आपकी बिल्डिंग अपनी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्या लिख दिया, नोशनल रेंट। नोशनल रेंट जो आपने लिखा उसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल से क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। कैसे देगा क्वेश्चन में मैं बताता हूं, देखो
आपको उसी टाइम समझ आ जाएगा कि ये नोशनल वर्ड लिख रहा है, तो इसका मतलब जैसे ये लिख रखा है नोशनल सैलरी चार्ज इन, समझ गए ना, ऐसे ही नोशनल रेंट लिखा होगा, नोशनल इंटरेस्ट लिख रखा होगा, समझ जाओ ओनर अपना चार्ज कर रहा है बिजनेस से। क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि किसी से कॉस्ट के अकाउंट्स कंपेयर करना चाहता है। तो वहां स्टाफ है, वही काम हम आप कर लेते हैं, तो हम कहते हैं वहां तो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, मैं तो सैलरी भी नहीं ले रहा, तो एक बार मेरी सैलरी चार्ज कर, फिर देख कॉस्ट उससे कितनी डिफर कर रही है, ताकि हम पता लगाएं। तो उस केस में कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से क्या कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। तो एक बार मैं लिख रहा हूं आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड इन, आइटम्स जो सिर्फ कहां रिकॉर्ड होती हैं बच्चों? आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड इन, इसमें सिर्फ नोशनल के हिसाब से चलेंगे। 3 लिख देता हूं। पहला नोशनल रेंट, साथ में लिख देता हूं ऑफ ओन बिल्डिंग, अपनी ही बिल्डिंग का इमेजिनरी किराया। नोशनल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आप जो पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में उधर तो नहीं लगाया इंटरेस्ट, यहाँ एक बार लगाया क्योंकि हमारे कंपटीटर ने सब पैसा उधार पे ले रहे। नोशनल सैलरी, ये। और अब तीसरे नंबर पे बच्चों मेरे को एक बात बताना, मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूं अंडर, और, ओवर, एब्जॉर्प्शन। जो आपने ओवरहेड की बात की थी ना अभी, जो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, वो एस्टिमेटेड, तो उनको ना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज होगा ओवरहेड के चैप्टर में, ओवरहेड अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चार्ज करना। अंदाजे के अकॉर्डिंग आपने अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट पता की और उसको चार्ज किया अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो जब उनको चार्ज और एक्चुअल में जब उससे डिफर हुआ, तो उन दोनों में अंतर जो आता है अंडर कहते हैं, जब आपने कम चार्ज कर रखा है तो। और वो वजह से मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप सब बच्चों से कहा सब बच्चों के 1000 रुपए लगेंगे। अब मेरे अकॉर्डिंग बस में 60 की कैपेसिटी है, हमारे पास 60 बच्चों ने नाम लिखवा दिए थे, 60 स्टूडेंट जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग खर्चा 60,000 होना था। मैंने हर बच्चे को 1000 रुपए लाने के लिए कहा, टोटल 56 स्टूडेंट आए, तो 1000 रुपए के हिसाब से कितने रुपए कलेक्ट हो पाए? 56,000। अब जो हमने अंदाजा लगाया था एक्चुअल में 63,000 खर्च हो गए। तो कितने रुपए अंडर रह गए? जो बच्चों ने कलेक्शन की, और जो 7,000 रुपए 56 और 63 का दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ कोर्स में क्या बोलते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मैंने ना कोस्ट, ये ऐसे देगा ना बच्चों वर्ड, रिकवरी एब्जॉर्प्शन, देखो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कम चार्ज किए गए हैं कॉस्ट में। अंदाजा होता है, कम भी लिखा हुआ हो सकता है और ज्यादा भी। आप कहते हैं ज्यादा कैसे होते? ज्यादा इसके उलट ऐसे होता। मैंने पहले ही प्रिकॉशन ली थी, मेरे को इतना टाइम हो गया तो मुझे पता था कुछ बच्चे एंड टाइम पे मना कर जाते हैं। तो मैंने पहले ही बच्चों से कहा था कि भाई सबको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। मैं तो यहाँ तक मान रहा हूँ कि 50 बच्चे चलेंगे। हालांकि आप 60 रेडी हो जाओगे तो बेस्ट है, फिर आकर कर लेंगे हिसाब बाकी, नहीं तो एक बार आप सब बच्चों को 1200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा मेरे को पता है जितना हम खर्चा अंदाजा लगा रहे हैं वहां 1000-2000 एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं लगता। क्योंकि भाई बड़ी बार क्या होता है, जैसे अब आप यहाँ से चले, आपने कहा बस का लगेगा इतने रुपए, क्या बोलते हैं वहां एंट्री लगेगी, और यहाँ से जाने लगे रास्ते पे टोल आया, बस वाले ने कहा टोल तो आपको देना पड़ेगा। लो भाई, टोल तो अपने अंदाजे में ही नहीं लिखा था, अब तो देना तो पड़ेगा। तो पता लगा टोल में ही 1000 रुपए लग रहे हैं आने जाने के। तो वो टोल का पैसा अंदाजा तो नहीं था, तो इसलिए एक्चुअल वाला खर्चा जो आपने एस्टिमेट किया है कई बार उससे क्या हो जाता है ज्यादा। तो एक्चुअल में खर्चा 63,000 आया, लेकिन हमारे तो बाएं चांस सभी बच्चे आ गए, 60 के 60, 1200 के हिसाब से 72,000 रुपए कलेक्ट हुए, और खर्चा 63,000 आया। तो इस बार 9,000 रुपए ओवर हैं हमारे पास, समझ गए ना। तो कई बार कोस्ट अंडर एब्जॉर्ब होती है और कई बार आपने कोस्ट ज्यादा चार्ज कर। हम ना कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों वर्ड यूज करेंगे अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब। उसका मतलब क्या होता है कि जितने हमने चार्ज किए हैं एक्चुअल में उससे कम आए हैं, एक्चुअल में उससे ज्यादा आए हैं, तो वो डिफर करेगा आपको। वो क्वेश्चन में बताकर जाएगा कि फैक्ट्री का खर्चा अंडर चार्ज हुआ है, ओवर चार्ज हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब वर्ड यूज करेगा।
एब्जॉर्ब वर्ड सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड है, फाइनेंशियल में आपने कभी नहीं सुना हुआ और ना ही सुनोगे, वो सिर्फ किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। एब्जॉर्ब रिकवर्ड, क्योंकि हम इसमें एस्टीमेट के बेसिस पर एब्जॉर्ब कर देते हैं और एक्चुअल में जब खर्चा आता है वो उससे जनरली डिफर मिलता है, तो वो जो डिफरेंस है उसके कारण प्रॉफिट डिफर कर जाता है। इसके बाद फोर्थ वन बच्चों, आप मेरे को सिर्फ ये बताओ बच्चों, आपने डेप्रिसिएशन के कितने मेथड फाइनेंशियल में पढ़े? आप कहोगे सर 12वीं तक, 11वीं में से दो ही मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो मुझे बाकी आपने आप मानकर चलो, आप जैसे अभी आगे अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे तो ज्यादातर जहां भी आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा या फिर स्ट्रेट लाइन। अब टैक्सेशन की बात करो, वो सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड की बात कर रहा है, इसका मतलब फेमिलियर मेथड है तभी तो सिंगल वो एक ही मेथड की बात कर रहा है। लेकिन पोस्ट अकाउंटिंग ऐसे नहीं चलता। पोस्ट अकाउंटिंग कहेगा व्हीकल है तो लाइफ अगर उसकी मतलब व्हीकल की लाइफ किलोमीटर में है तो ये कहेगा डेप्रिसिएशन किलोमीटर के हिसाब से लगाओ, जितनी हर साल किलोमीटर चल रही है उसके बेसिस पर उसका क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन। यही कर जाता है। तो बच्चों ये ना क्वेश्चन में अपने आप बोलेगा कि डेप्रिसिएशन पोस्ट अकाउंटिंग में इतना चार्ज हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना चार्ज हुआ है। मेथड तक नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है ना डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 11, तो पोस्ट अकाउंटिंग में कितना चार्ज हुआ है 12,500। समझ आ रहा है बच्चों? तो उसके कारण क्या होगा, डिफर तो करेगा प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग की हुई है। कोई पूछे कैसे अलग हो गया, मैंने कहा यार इनके मेथड ही अलग है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन ये डब्ल्यूडीवी करते हैं, ये कॉस्ट में आकर मना कर जाते हैं। कॉस्ट में कहेंगे मशीन की लाइफ तो आवर्स में होती है जी, जितने घंटे मशीन चली है उस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई डब्ल्यूडीवी नहीं, उन्होंने जितने घंटे मशीन चली है उसके बेसिस पर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। व्हीकल का डेप्रिसिएशन किलोमीटर के हिसाब से लगा देंगे ये लोग। तो वहां ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल से डिफर चल रहे हैं। कोस्ट का अपना ही सिस्टम है, तो उस कारण से क्या होता है, कोस्ट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन अलग चार्ज हुआ होता है, फाइनेंशियल में अलग चार्ज हुआ होता है। तो दोनों के अलग अलग चार्ज होने के कारण प्रॉफिट क्या कर जाते हैं, डिफर कर जाते हैं। और लास्ट बस 5 ही रीजन हो सकते हैं और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। कुछ आइटम जो फाइनेंशियल में लिखी जाती हैं, कुछ आइटम जो कॉस्ट में लिखी जाती है। हमें कैसे पता लगेगा ये कॉस्ट में है, वहां नोशनल आगे लिखा होगा, कॉस्ट में नहीं तो ऐसी कोई आइटम नहीं होती जो फाइनेंशियल में ना आए। नोशनल जो हो ही नहीं रहा, जो आप सिर्फ ऐसे कह रहे हो कि अगर ये चीज मेरी ना होती तो मुझे कितना किराया देना पड़ता, तो वो फाइनेंशियल थोड़ा लिखता है। फाइनेंशियल तो एक्चुअल वाले फिगर लिखता है। फिर अगर किसी जगह पर आप अंदाजा लिख रहे हो, फाइनेंशियल में एक्चुअल लिखा जा रहा है, तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो जाता है, प्रॉफिट डिफर कर जाता है। समझ गए ना? और फोर्थ वन है, आप कह रहे हो डेप्रिसिएशन ना, मेथड ही अलग अलग है, तो मैंने कहा फिर होगा क्या, प्रॉफिट डिफर ही करेगा। और लास्ट वन, पांचवा क्या है बच्चों, पांचवा है डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक के मेथड अलग अलग हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपको वजह देकर समझाऊंगा, पूरा समझ आएगा। देखो बच्चों, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो एएस के साथ चलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर किसी चीज की सहमति एएस नहीं देता तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टेट लाइन और डब्ल्यूडीवी ही अप्रूव करता है एएस, आपके मशीन आर और किलोमीटर के हिसाब से, वो एएस अप्रूव ही नहीं करता, इसलिए उनको वो फॉलो करना पड़ता है। टैक्सेशन में भी डब्ल्यूडीवी है, तो ज्यादातर बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या यूज कर लेते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड, कि डिफर ही ना करे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, ऑडिट से कोई लेना देना है ही नहीं, वो सिर्फ इंटरनल अकाउंट्स है, अपने अकाउंट्स है। तो अपने तो ऐसे बनाए जाएंगे कि हमें एक्यूरेट कॉस्ट पता लगे। हम क्यों चलेंगे किसी के अकॉर्डिंग, आपको तो सिर्फ अपनी क्या पता करनी है, कॉस्ट, कि हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो वो वहां आपको सिखाएगा कि एएस कह रहा है फीफो मेथड बायस नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है, लेकिन हमें लगता है लिफो बेस्ट है, तो हमने फाइनेंशियल में तो फीफो यूज कर रखा है एएस के कारण, और लेकिन कॉस्ट में क्या यूज कर रखा है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोनों के क्या आ रहे हैं, अंतर आ रहा है स्टॉक में।
तो स्टॉक में अंतर आ रहा है तो प्रॉफिट में भी अंतर आ रहा है। तो ये 5 वजह होती हैं बच्चों अलग अलग होने की। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ बच्चों, मान लो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक डिफर किया था तो वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। तो आपको इतना याद रखना है बस कि ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है और क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों और क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? तो अगर आपका ओपनिंग स्टॉक वेरी कर रहा है या क्लोजिंग स्टॉक वेरी कर रहा है तो समझ कर चलो कि प्रॉफिट डिफर करेगा। तो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे बोला कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों के सम को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड, ऑफिस के ओवरहेड, सेलिंग के ओवरहेड, ये सब एस्टिमेटेड है, अंदाजा है, चार्ज किए गए हैं अंदाजे के बेसिस पर। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें सब कुछ एक्चुअल वाला लिखा जा रहा है। तो इसके कारण होता क्या है, दोनों के प्रॉफिट मैच नहीं होते। तो जो पर्सन बिजनेस का मालिक है उसको ये तो पता है कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो टैक्स में भी यूज हो जाते हैं, उसके ऊपर एएस भी अप्लाई होते हैं और सीए उसको ऑडिट भी करता है। तो उसको उसकी एक्यूरेसी में तो कोई डाउट है ही नहीं। उसको प्रॉब्लम है कॉस्ट अकाउंटिंग से। उसको लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मनगढ़ंत तरीके से प्रॉफिट बताकर कहीं मुझे ऐसे ही ना बताया जाए, मुझे पहले बताया जाए कि ये दोनों के प्रॉफिट डिफर क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरत पड़ी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। वो एक के प्रॉफिट से चलेगी और उससे दूसरे का प्रॉफिट निकाल देगी, मतलब हम दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो 5 डिफरेंस की वजह होती है। कौन कौन सी बच्चों? आइटम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, आइटम ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन और डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बस इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। बताओ बच्चों ये समझ आया? तो अब मैं एक बार थोड़ा इससे आगे प्रोसीड करता हूं। मुझे रिकंसिलेशन बनाना कैसे है? देखो बच्चों, ये जो आपने बीआरएस पढ़ा है उनसे आसान है, क्योंकि इसमें कोई अमेंडेड कैश बुक नहीं होती, कुछ भी नहीं, सिंपल सा वे है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और ये जैसे बीआरएस तो मंथली बेसिस पर भी बन जाती है ना, ये साल के एंड में ही बनती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते ही ईयर एंड में है। तो दोनों के प्रॉफिट साल के एंड में डिफर कर रहे हैं, तो उस केस में साल के लिए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। मतलब ये मंथली नहीं है, रेगुलरली नहीं बनती, एनुअली बनती है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ कोई प्लस माइनस आइटम मेथड नहीं होता। यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम बनाए जाते। किया क्या जाता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि ये जो फॉर्मेट देते हैं वो तो यही है। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, आप पी एंड एल से पहले चले और कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएंगे। लेकिन आप मानकर चलो हमारे को ये जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें प्रॉफिट सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट का देता है और फाइनेंशियल का निकालने के लिए कहता है। तो मैं जो आपको एडलेस सिखाऊंगा वो ध्यान से सुनना। आप कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हैं, अगर उलट हो जाए, उलट का मतलब आपको फाइनेंशियल से कॉस्ट की तरफ जाना है, तो बीआरएस में भी ऐसे ही चलते थे। कैश बुक का बैलेंस दे रखा होता था, पासबुक पे जाना होता था, पासबुक का बैलेंस दे रखा होता था, कैश बुक पे जाना होता था, सेम वैसे ही। तो एक बार ना हम साथ में रफ वर्क करेंगे। ये हैं बच्चों आपके कॉस्ट अकाउंट्स और ये हैं फाइनेंशियल अकाउंट। आपको कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जाना है। तो ये याद रखो बच्चों, डेट इज फ्लेक्सिबल और डेट इज फिक्स। मेरे से कोई पूछे क्यों, मैंने कहा आप कह रहे हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर रख दिया आपने, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पहुंचना कहाँ है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, फिक्स। तो आपको फाइनेंशियल पे जाना है कॉस्ट। तो मैं एक एक आइटम का आपसे पूछूंगा, आप सोच समझ कर आंसर देना, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लो बच्चों कोई खर्चा है, खर्चा, एक्सपेंस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, वो खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। सोच समझ कर बताना। जैसे मान लो उन्होंने हमें बोला गुडविल रिटर्न, अब वो सिर्फ यहां घटा हुआ है बच्चों, यहां यहां वो खर्चा लेस है, तो मुझे कोष को उसके बराबर करना है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, बात को समझना है, बस उसके बराबर लाना है। तो यहां करो, एक बार मैं अमाउंट तक लिख देता हूं। मैंने कहा 5,000 मान लो यहाँ घटा है, तो यहां भी लेस कर दो। लेस करोगे तो लिखो यहाँ लेस में, आप लिख दोगे एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन
खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखे गए हैं, एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि अगर खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा हुआ है तो उसके कारण फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट को लेवल करना है तो उसको भी घटाना पड़ेगा। दूसरे पे आओ, मान लो इनकम है, सिर्फ फाइनेंशियल में लिखी हुई है, इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर मान लो कोई इनकम जो है बच्चों वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी है, यहां ऐड है, एक बार मान लेता हूं रेंट रिसीव्ड हुआ था 15,000, तो कॉस्ट में क्या करूं कि फाइनेंशियल के लेवल हो जाए, ऐड कर देंगे। सोच समझ कर बताना, क्योंकि बाद में हमने करने हैं यूं ही, तो यहां पर ऐड कर देंगे, इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इससे जस्ट आपको मुझे ऐसे बताना है बच्चों, ये तो हो गया हमारा खर्चा और इनकम। अब मुझे ये बताना है कि मान लो कोई खर्चा, सिर्फ इसमें खर्चा ही हो सकता है, नोशनल एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर मान लो कोई खर्चा सिर्फ कॉस्ट में घटा हुआ है, हाँ बस 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 यही सुनना चाहता था। मान लो यहाँ 2,000 घटे हुए और मैंने पूछा क्या करोगे बराबर हो जाए, आप कहोगे ऐड कर दोगे, चेंज तो इसी में कर सकते हैं। बस इस अंडरस्टैंडिंग को आपने अपने पास रखना है, तो यहां लिख देते हैं नोशनल एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। इसके जस्ट आगे अब बच्चों मुझे यूं बताना है कि ये तो हमारे दोनों हो गए। मान लो अंडर एब्जॉर्प्शन है, सोच समझ कर बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट में खर्चा कम लिखा हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहो ओवरहेड्स कहो एक ही बात है। मान लो एक पहले एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई खर्चा यहां मैंने 35,000 लिखा था और एक्चुअल में वो 42,000 आया था, तो मतलब फाइनेंशियल में 7,000 ज्यादा लिखा है, क्या करूं कि बराबर हो जाए, लेस कर देंगे। बस यही पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को उलझना नहीं है। अगर कम लिखा हुआ है कॉस्ट में तो मतलब फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल के लेवल करना है तो आपको लेस करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये कोई भी खर्चा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिख रखा है तो कॉस्ट में कम घटा हुआ है, आप कहोगे और घटा दो। और मैंने कहा अगर मान लो कॉस्ट में खर्चा ओवर एब्जॉर्ड है, ज्यादा चार्ज कर रखा है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस ओवरहेड्स, तो अगर कोई खर्चा कॉस्ट में ज्यादा लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक खर्चा यहां तो लेस हुआ है आपका 28,000, एक्चुअल में आया है वो 20,000, तो आपने ज्यादा चार्ज कर रखा है कॉस्ट में, तो मैंने कहा 8,000 रुपये ज्यादा लिखे हुए हैं तो वापिस ऐड करो। ठीक है ना, ऐसे समझना है, क्योंकि हमें तो बराबर करना है दोनों के प्रॉफिट को। तो दोनों के प्रॉफिट को बराबर कैसे किया जा सकता है, जो एक के प्रॉफिट से चल रहे हो उसी में चेंज करना है। तो मैंने कहा यहाँ 8,000 ज्यादा कटे हुए वापिस ऐड कर दो, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग थर्ड। हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, आपने खर्चे को ओवर एब्सॉर्ब कर रखा है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट। अब इसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को सिर्फ सोच समझ कर बताना क्या करूं। मान लो बच्चों डेप्रिसिएशन जो है, आपने मुझे बोला यहां हमने चार्ज कर रखा है 20,000 और यहां हमने चार्ज कर रखा है 25,000, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में 5,000 ज्यादा चार्ज कर रखा है, क्या करोगे, लेस कर देंगे। और अगर उल्टा होता तो ऐड कर देते। ठीक है ना, तो डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डेप्रीशिएशन कम लिख रखा था कॉस्ट अकाउंट में, लेस कर देंगे।
बस ऐसे ही स्टॉक का होता है। मैं अब क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप जैसे ही ये एड लेस करेंगे तो समझो दूसरे का प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें कोई बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड प्लस माइनस नहीं, एक ही तरीका है, इसलिए आसान हो जाता है। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, जो पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है। ये हमने ऐड कर दिया आइटम्स और ये लेस कर दिया, तो जो बचा डेट इज नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,45,500, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 1,44। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है? 1,45,500। तो आप कॉस्ट के प्रॉफिट से चलेंगे और हमें जाना किस पे है? फाइनेंशियल, मतलब पी एंड एल पे जाना है। तो आंसर एक तरह से पहले ही मिल गया। तो एक बार पहले लिख लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन 1, रिकंसिलिएशन स्टेट। बच्चों हो सके तो रफ वर्क करना, उसमें कुछ लिखना थोड़ा होता है, वो तो हमने अभी लिखा था, नहीं तो सिंपल सिर्फ एडलेस के लिए यूज करते हैं ताकि गलती ना लगे। तो ये अब आपका रफ कॉलम है जिसमें एडलेस के टोटल फिगर आएंगे और वहां मेन। तो सबसे पहले आप लिखो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना है? डेट इज 145,500, 1,45,500। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे को आंसर पे आना है, बाद में आएंगे ये सारा करने के बाद ऑटोमेटिकली। तो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट में कम घटे हुए हैं। आप पहले रफ वर्क करेंगे, समझ को बहुत डेवलप करना है, क्योंकि बाद में काम वही आनी है बच्चों। मेरे को सिंपली ये बताना है कि आप कॉस्ट से फाइनेंशियल जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, आप ऐसे जा रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल, ये फिक्स। तो वन बाय वन करके करेंगे। पहली बात, आपने मुझे कहा फैक्ट्री का खर्चा सर कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा हुआ है। मैंने कहा इनडायरेक्टली कहो, फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है। समझ गए ना? अब क्या करूं कि बराबर हो जाए? मैंने कहा लेस, बराबर हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंट में खर्चा तो लिखो बच्चों साथ साथ, यहां लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। खाली फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कर दूं तो भी कॉस्ट में ही रिकवर्ड होते हैं। तो 9,500 लेस बच। अब हम दूसरे पे आए। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ड। ये भी अंडर एब्जॉर्ड हुए हैं, मतलब कम लिखे गए हैं कॉस्ट में। तो एक बार अपने लिए तो हम यहां लिखते ही लिखते रहेंगे। अमाउंट है 22,750, कॉस्ट में कम लिखा हुआ है तो घटाओ। तो हमने यहां किया, लेस करो। लिखो यहां एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। कितने रुपए अंडर रिकवर्ड हैं? 22,750। अब एक बार इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे को सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड बता रखे हैं कॉस्ट में 19,500। जो सेलिंग का खर्चा है ना, वो आपने ज्यादा चार्ज कर रखा है कॉस्ट में, ओवर रिकवर्ड है 19,500, मतलब यहां ज्यादा घटा हुआ है। तो मैंने कहा ऐड करो ताकि बराबर हो। समझ गए ना? खर्चा अगर कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिखा हुआ है तो वापिस ऐड करोगे तभी तो वो ठीक होगा। तो हमने यहां लिखा सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट 19,500।
इसके जस्ट आगे ये आपसे कह रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। याद रखना है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है और क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। अगर ओपनिंग स्टॉक कह रहा है ज्यादा चार्ज हुआ है, 15,000 रुपए है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब खर्चा। अगर आपने खर्चा कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा चार्ज कर रखा है, कितना है बच्चों हमारा ये 15,000, कॉस्ट में आपने क्या कर रखा है, ज्यादा चार्ज कर रखा है खर्चे को। तो मेरे से कोई पूछे क्या करोगे, मैंने कहा ऐड करूंगा और क्या करूंगा, प्रॉफिट घटा हुआ है कॉस्ट का, लिख दो बच्चों आप एक बार। जो लाइन है एज इट इज लिख देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। पंद्रह हजार। इसके जस्ट आगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स 7,500। अगर आपने कोई इनकम कॉस्ट में ज्यादा लिख रखी है, 12 पढ़ो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, आप कह रहे हो कि ओवर वैल्यू कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक इनकम को, कॉस्ट बुक्स में ज्यादा लिख रखा है 7,500। तो मेरे से कोई पूछे क्या करोगे, मैंने कहा लेस करेंगे, बराबर करना है। लिखो एक बार, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 7,500। इसके जस्ट आगे इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मान लो कोई बच्चों इनकम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल में आती। कोई भी इनकम आप मानकर चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉस्ट में तो है लेकिन फाइनेंशियल में नहीं है। कॉस्ट में कोई इनकम लिखी ही नहीं जाती। कॉस्ट का फॉर्मेट देखो ना, ये इसमें इनकम के लिए स्कोप कहाँ है। आप सारी कॉस्ट निकालोगे और सेल लिख दोगे, सेल और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट। इसमें रेंट रिसीव्ड, मैंने कहा कॉस्ट में कैसे आएगा रेंट रिसीव्ड, कॉस्ट में आ ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन सब के लिए स्कोप ही नहीं है। तो अगर आप मुझे यहाँ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे कि इंटरेस्ट अर्न हुआ है, तो मैं समझ गया कि फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। कितना अमाउंट है बच्चों, 3,750। तो अगर आपकी कोई इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में ऐड है तो आपको ऐड ही करनी पड़ेगी ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि हम कोर्स से फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार इसको अपने पास लिखते हैं, यहाँ ऐड है सिर्फ, तो हम कहेंगे यहाँ भी ऐड कर, तो लिख देंगे इनकम का नाम है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करो। इससे आगे रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 27,000। तो रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। अगेन किसमें लिखा होगा रेंट रिसीव्ड, मैंने कहा इसी की तरह आप नीचे लिख लेना बच्चों, रेंट रिसीव्ड सिर्फ फाइनेंशियल में ऐड है, कॉस्ट में ऐड करेंगे तो लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बैड डेट सिर्फ कहाँ राइट ऑफ किए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल में आते हैं, इनका कॉस्ट में क्या लेना देना। तो कितना अमाउंट है बच्चों, 9,000 रुपए। 9,000 सिर्फ कहाँ लेस है, फाइनेंशियल में। तो मेरे से वो पूछे कॉस्ट में, मैंने कहा लेस करना पड़ेगा, करो लेस फिर। बैड डेट्स 9,000 और उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी सिर्फ कहाँ आते हैं, फाइनेंशियल में। तो फाइनेंशियल में लेस है, कॉस्ट में भी लेस करो, 18,000 रुपए। अब पता है क्या है बच्चों, हमने ये सब लिख लिया है, आपका काम रह क्या गया है, आप इनका टोटल करो। पहले ऐड वालों, जो भी ऐड वाले हैं ना, इनका टोटल कर लो, 65,250। इसमें ऐड करो 2,10,750। अब एक बार लेस वालों का टोटल करो बच्चों,
ताकि हम आसानी से पूछ सके नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। शुरू में एक आधा क्वेश्चन लग सकता है थोड़ा अलग, बाद में बच्चे को कुछ नहीं लगता, क्योंकि बीआरएस पढ़ा हुआ है 11th में फाउंडेशन में 66,750, इसमें से घटाना 1,44,000। एक बार देखो बच्चों आंसर ये रहा, वो आना ही था। एक बार सेकंड करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, क्लैरिटी अपने आप होगी, आप अपने आप समझेंगे। कुछ टर्म्स आएंगी जो मुझे सिखानी पड़ेंगी कि ये होती क्या है बस। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अब अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये देखो, कॉस्ट से हम फाइनेंशियल की तरफ जाने वाले हैं। वर्क ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं। अंडर रिकवर्ड का मतलब कॉस्ट में कम चार्ज कर रखे, ठीक है ना। एब्जॉर्ड या रिकवर्ड वर्ड कॉस्ट के हैं, उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, वो जानकर मिस करता है कि क्या टीचर बच्चे को समझा पा रहा है कि ये सिर्फ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप मेरे को कहेंगे गुडविल रिटर्न हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ P&L में आता है, समझ गए ना। रेंट रिसीव्ड आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ P&L में आता है, वो तो हमें पता है। तो इसलिए वो सीधा सीधा समझना है, वो क्यों बताएगा आप। तो एक बार शुरू करते हैं। तो कितना प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट? 1,72,400। तो एक बार लिखते हैं। सेकंड, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कितना है बच्चों हमारा प्रॉफिट? 1,72,400। बस, अब हम आ गए अपने एड लेस, एड आइटम्स और लेस आइटम। हम जा रहे हैं कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ। तो याद ये रखना है कि कॉस्ट में चेंज कर सकते हो, फाइनेंशियल में नहीं। ये आपका कॉस्ट अकाउंट्स। देखो रीजन क्या है कि बाद में ना ये क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल कर देता है, तो वहां पर ना हमें आदत होती है। तो आप बना लो पार्ट, लेकिन एग्जाम के लिए कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। किसी को भी समझा रहे हो तो लिखकर समझाना बड़ा आसान होता है, इसलिए कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,72,400। पहली आइटम आपने मेरे से कहा वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, खर्चा कॉस्ट में कम लिखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है। कितना अमाउंट है? 3,120। मैंने कहा फिर अगर कॉस्ट में कम लिखा हुआ है तो लेस करो, खर्चा कम लिखा है तो अब लिख देते हैं वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट 3,120। दूसरे पे आए, इसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ज्यादा चार्ज कर रखा है 1,700। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बच्चों ज्यादा चार्ज कर रखा है, पोस्ट अकाउंट में ज्यादा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ऐड करोगे दो बराबर आएगा, तो ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर चार्ज, कहने की जरूरत नहीं है इन कॉस्ट अकाउंट, वो तो मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख रहा हूं। इसके जस्ट आगे डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल में चार्ज किया है 11,200 और कॉस्ट में कितना है 12,500। एक बार लिख ले, खर्चा है कॉस्ट में 12,500 लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में 11,200, कॉस्ट में कितना ज्यादा लिखा हुआ है बच्चों? 13। तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा, वापस ऐड करो ताकि बराबर हो। लिखो एक बार,
डेप्रीशिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 1300, डेप्रीशिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट कितने रुपए, 1300 रुपए। इससे आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इंटरेस्ट हमें मिला है लेकिन हमने कहाँ नहीं लिखा बच्चों, कॉस्ट अकाउंट में। तो वो तो ना कहता तो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट अकाउंट में लिखा ही नहीं जाता। मतलब इनकम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड है, 8,000 रुपए की इनकम है और सिर्फ कहाँ ऐड है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो मेरे से कोई पूछे कॉस्ट में क्या करोगे, मैंने कहा ऐड करूंगा बराबर करने के लिए। तो लिखो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड इसके बाद लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सेंस। ये बच्चों जो सामान पड़ा पड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, हमारे काम का नहीं रहता, उसको ऑब्सोल्सेंस कहते हैं। चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज कर रखा है। एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना बच्चों, 5700 रुपए। तो मेरे से कोई पूछे कि एक ना लॉस हुआ है और हमने ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में घटा रखा है, कोस्ट में नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा फिर फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया होगा, कोस्ट का लेवल करना है तो उसको भी घटाओ। तो इसको लेस कर देंगे, लिख देंगे यहां लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सेंस ओनली रिकॉर्डेड। वैसे जरूरत नहीं है, पता आता ही सिर्फ फाइनेंशियल में, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5700। इसके जस्ट आगे बच्चों इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 40,300। इनकम टैक्स लिखा ही सिर्फ फाइनेंशियल में जाता है, अगर वो आपका फाइनेंशियल में घटा है तो कॉस्ट में भी घटाओ। तो लेस कर देते हैं इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब आप सीधा समझो कि अगर कोई खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है तो कॉस्ट में तो लेस करना ही पड़ेगा। इसके जस्ट आगे स्टोर्स एडजस्टमेंट। बच्चों मुझे ये बताना है, ये इससे पता लगता है जैसे आप ना स्टॉक गिनते हो लास्ट में, अगर जितना है उससे ज्यादा मिल जाए कि कुछ इश्यू में गलती हुई कुछ है, तो वो आप ज्यादा मिल जाए तो क्रेडिट कर देते हो फाइनेंशियल में, मतलब इनकम मान रहे हो, और कम मिल जाए तो लॉस मानकर डेबिट कर देते हो। अब इन्होंने क्रेडिटेड वर्ड लिखा हुआ है, यहीं तो स्मार्ट वर्क यूज करते हैं। ये सोचेंगे बच्चा अपना दिमाग लगाए, क्रेडिट है तो इनकम है, डेबिट है तो खर्चा है। तो एक इनकम को सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है 475 रुपए स्टोर एडजस्टमेंट के नाम से। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इनकम सिर्फ पीएनएल में ऐड है, कोस्ट में नहीं लिख रखी। तो कोस्ट के प्रॉफिट को लेवल करना है तो ऐड करो, लिख देते हैं ऐड में स्टोर्स एडजस्टमेंट credited in store adjusted credited in P&L अकाउंट। इसके जस्ट आगे आपको बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, ऐसा खर्चा जो सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। आप बताओ सोच कर कि कॉस्ट में क्या करे बराबर हो जाए, यहां लेस है सिर्फ, तो हम कहेंगे यहां भी लेस ही करना पड़ेगा। 6750 गुडविल रिटर्न ऑफ। और इससे नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बैंक का इंटरेस्ट 750 रुपए सिर्फ कहाँ क्रेडिट हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। मतलब मेरे से कोई पूछे मतलब, मैंने कहा वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ P&L में ऐड है 750 रुपए, तो आप यहां पर भी ऐड कर दो, इनकम है ना बच्चों, यही नाम लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। सेवन फिफ्ट। तो ये समझो हो गया, अब हमें आंसर पे आना है।
आंसर तो इवन पहले दे ही रखा है, बस हमें तो उस पर पहुंचना है। तो हमने ऐड वाले टोटल किए, 3,000, 11, 12,225। 12,225 में ऐड कर दो, 1,84,625। और एक बार लेस वालों पे आओ। तो एक बार अगर हम देखें बच्चों, तो 0, 5, 2, 7, 1, 7, 8, 3, 11, 7, 8, 18, 3, 4, 5, 9, 6, 15, 55,870 इसमें से घटा दो। कितना आ रहा है बच्चों? 1,28,755। आप देखो यही हमारा आंसर है, 1,28,755 अपने आप आएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, 3 तक करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे।